जी नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आरपीएससी द्वारा ग्रेड सेकंड का द्वितीय पारी में जो पेपर हुआ उसके बारे में अपने आंसर की लगवाता हूं मैं आपको। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, पहले पेपर में जो फर्स्ट पारी में आपका जीके का पेपर हुआ था उसमें मैंने आपको जो 100 क्वेश्चन के आंसर लगा दिए थे। बस एक प्रश्न था जो उसमें थोड़ा डाउटफुल था, राइजिंग राजस्थान वाला जो क्वेश्चन था वो, इसीलिए मैंने 11-12 दिसंबर लगाया, क्योंकि क्रोनोलॉजी वगैरह और अन्य गाइड में 11-12 दिसंबर दिया था, परंतु सूजस में उसकी डेट 9-10 दिसंबर दी हुई है। बस उसका मैंने पिन कर दिया था, वो एक में डाउट था। बाकी मैंने अपनी तरफ से ऑथेंटिक सोर्स देने का प्रयास किया है। चलिए, चूँकि मैं इतिहास से व्याख्याता हूँ तो अपने क्या करते हैं, पहले जो प्रश्न इतिहास से ही शुरू करेंगे, इतिहास वाले प्रश्नों से। और उस पेपर का स्तर तो आप आसान नहीं मान सकते, और इसका तो उससे भी लेवल का माना जा सकता है, क्योंकि ये जो है बेहद जैसे हिस्ट्री में बात करें, ये हिस्ट्री के प्रश्न अपने करें तो जो है आसान नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो है प्रश्नों की प्रकृति जो है ग्रेड फर्स्ट जो सब्जेक्ट के हैं उनके लेवल की थी। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन वैदिक से शुरू हुआ है। वैदिक काल के जो प्रश्न, वैदिक धर्म का केंद्र प्राकृतिक शक्तियाँ, बिल्कुल। नेचुरल पावर्स जो थी, ये लोग वृक्षों को, पेड़ों को अपना देवता मानते थे, जैसे पीपल पूजा, उसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वैदिक धर्म में बहुदेववाद एवं एक देववाद का विचार, बिल्कुल। ऋग्वेद के 2 पार्ट हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल, वैदिक काल के। और ऋग्वेदिक काल में बहुत देववाद की प्रकृति हमें देखने को मिलती हैं। तत्पश्चात हमें जो है एक देववाद का विचार देखने को मिलता है उत्तरवेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में वरुण नैतिकता का पोषक था, बिल्कुल। क्योंकि नैतिकता के लिए एक शब्द यूज किया जाता था, ऋत, और जो है वरुण, उसको ऋतस्य गोपा कहा जाता था। आज चूँकि लाइट की समस्या, मौसम ख़राब होने के कारण, तो मैं ये वीडियो जो है बिना लाइट के तो फ़ोन से ही बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स तक ये जो हैं आंसर की स्टूडेंट्स को देनी थी, इसलिए। बाकी आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं मैं पहले पेपर की प्रकृति और किस तरह के प्रश्न, किस टॉपिक में कितने प्रश्न आए, आगामी जो जीके का पेपर देंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो वो मैं एक शॉर्ट लिख दूंगा उसमें, उसके बारे में। तो आप टेलीग्राम इसमें दिया हुआ है, चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक लगे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वरुण के लिए ऋतस्य गोपा शब्द आता है। पुरंदर ऋग्वेदिक का देवता नहीं है, ये इसका उत्तर है, क्योंकि ऋग्वेद में 250 बार जो है पुरंदर, इंद्र के बारे में, इंद्र की चर्चा 250 बार, सबसे ज़्यादा बार देवताओं में इंद्र की चर्चा हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गौतम बुद्ध को संबोधि में प्रतीत्य समुत्पाद, जो है बौद्ध धर्म है उसमें प्रतीत्य समुत्पाद, यानी कि किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो ये एक अवधारणा चलती है। तो बिल्कुल संबोधि में प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का ज्ञान हुआ। महात्मा बुद्ध उरुवेला से सर्वप्रथम ऋषिपतन जो है पुराना नाम है सारनाथ का ही, तो ये भी बात बिल्कुल सत्य हो गई। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उरुवेला में नहीं तो वो ऋषिपतन सारनाथ गए थे, तो सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो 3 नंबर बात असत्य हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया शव किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका ठीक उत्तर आपने R37 कब्र ग्रह के बारे में सुना होगा। R37 कब्र, ये जो स्पेशल संस्कृति थी हड़प्पा में, जैसे झुकर झाकर संस्कृति हमें देखने को मिलती है, एक अलग संस्कृति, वैसे हड़प्पा में जो ये संस्कृति, ये कल्चर वाले लोगों को एक अलग तरीके से दफनाते थे। R37 कब्र का, तो ये लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया शव कहाँ से, हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये प्रधानमंत्री जो राधागुप्त था, राधागुप्त ने अशोक का जो बड़ा भाई था सुसीम व अन्य के खिलाफ, राधागुप्त पहले भी पीएम रह चुका था, तो इसने उनकी काफ़ी सहायता की, अशोक को गद्दी पर बिठाने और अपने भाइयों से लड़ाई करने में इसकी काफ़ी मदद
की थी। नेक्स्ट प्रश्न, अमरावती स्तूप के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए व सही विकल्प को चुनिए। ये कूट दिए गए हैं नीचे की, दोनों बातें सही है, एक सही है। स्तूप में आयक स्तंभ लगे हुए हैं थे, बिल्कुल, चारों तरफ एक विशेष तरीके से डिज़ाइन किए गए स्तंभ जिनको आयक स्तंभ भी कहा जाता है। फिर दूसरी बात आती है कि जो स्तंभ का गुंबद है, जो अर्धचंद्राकार ढांचा होता था स्तूप का गुंबद यानी कि जो अंडाशय आकृति का अंडे की आकृति का यानी कि अर्धचंद्राकार आकृति का जो होता था वो संगमरमर से अलंकृत था। तो ये बात अपने आप में सत्य नहीं होती, क्योंकि जो है संगमरमर यहाँ देखने को नहीं मिलता। जो अंड जो था उसका जो अर्धचंद्राकार जो रूप था स्तूप का, वहाँ पर हमें चूना पत्थर देखने को मिलता है, चूना पत्थर देखने को मिलता है। तो 1 नंबर बात केवल सही हो जाती है, 1 नंबर बात केवल ए सही है, इसका ठीक हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ जो है जातक स्कंद में नहीं आता। असल में जो वराहमिहिर ने ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में उन्होंने जो ग्रंथ लिखे खगोल विद्या, गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में, उनके ज्योतिष के जो कार्य थे उनको 3 मुख्य शाखाओं में बांटा जाता है। 3 मुख्य शाखाएं कौन सी होगी? एक को कहा जाता है तंत्र, दूसरे को कहा जाता है होरा और तीसरे को कहा जाता है संहिता। जो संहिता होती है इसमें भविष्यवाणियाँ देखने को मिलती हैं, और होरा में जातक स्कंद शामिल है। ये होरा का विषय है, जातक स्कंद। और इसमें क्या है, जन्म से संबंधित जो जन्म विवाह से संबंधित बातें आपको देखने को मिलती हैं, जन्म से संबंधित जातक संहिता में, और जातक स्कंद में। और संहिता में क्या होता है, भविष्यवाणियाँ होती हैं सामान्य घटनाओं के बारे में। तो संहिता लगा हुआ है। आसान नहीं है प्रश्न, काफ़ी टफ इनकी प्रकृति है। जैन धर्म में बौद्धिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने वाला कौन सा सिद्धांत? बौद्धिक सहिष्णुता वो स्यादवाद है, अनेकांतवाद है। ये क्या कहता है कि कोई भी बात पूर्णतः सत्य नहीं हो सकती, हर बात में शायद लगा। स्यादवाद का मतलब है शायद। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि गिलास के बारे में एक सामान्य एक उदाहरण दिया जाता है, आधे गिलास में पानी हो और आधा खाली हो, इसके बारे में क्या कहा जाता है? एक बात ये कह दी जाए कि आधा गिलास भरा है, अपने आप में ये बात भी सही है, तो क्या ये पूर्णतः सत्य है? नहीं। इसको यूं भी कहा जा सकता है आधा गिलास खाली है। फिर बाद में बातें जोड़ दी गई इसमें कि आधे गिलास में हवा है, फिर एक बात जोड़ दी गई कि इसमें आधा पानी और आ सकता है। तो इसका मतलब कोई भी बात पूर्णतः सत्य नहीं है। अनेकांतवाद, हर बात के कई रूप हो सकते हैं, एक ही पक्ष नहीं, कई पक्ष हो सकते हैं। नेक्स्ट ये आया है मिलान करने वाला। काबुली बाग मस्जिद जो है पानीपत में लगभग 27 के आसपास इसने बनाई थी बाबर ने। तुर्की सुल्ताना का महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय, और नगीना मस्जिद आगरा में। बिल्कुल, नौलखा महल आपको जो राजस्थान में भी देखने को मिल जाएगा, बिहार में भी देखने को मिल जाएगा, एक लाहौर में बनवाया था वो भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इलाहाबाद में नहीं है, तो ये बात गलत हो जाती है। शिवाजी की उपलब्धियों व उनसे संबंधित वर्षों के बारे में मिलान करना। आपको पता है जो औरंगजेब की बहन हुआ करती थी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी सूरत, और शिवाजी ने सूरत को सबसे पहले प्रथम बार 1664 में लूटा था और दूसरी बार जो है 1670 में लूटा था। शिवाजी को पोंडा का समर्पण जो हुआ था वो मई 1675 में हुआ था। और उसके बाद ये देखो, पहले का ए हो गया और सी का 4 हो गया, पहले का ए सी का 4, पहले का एक ही है और सी का 4, यानी कि 1 नंबर बात सत्य हो गई। बी का 3 हो गया और पन्हाला पर अधिकार ये 73 में हो गया, और 17 की विजय क्या हो गई, वो आपके नवंबर 1675 में हो गई। यानी कि इसकी 1 नंबर बात जो है 1, 3, 4, 2 ये सत्य हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, चैतन्य के जीवन एवं दार्शनिक विचारों का उल्लेख करने वाले चैतन्य चरितामृत काव्य की रचना कर। देखो ये नेट में आया था और उसमें
कृष्ण नाम से इसका उत्तर था। जब नेट में ये प्रश्न पूछा गया तो कृष्ण नाम से इसका उत्तर था। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु थे उनके दास के रूप में उस समय एक व्यक्ति का जिक्र आता है, वो मुरारी गुप्त है। कुछ जगह इसका कर्ण, कृष्ण से कर्ण ये भी नाम आ जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि चैतन्य के शिष्य हुआ करते थे उस समय मुरारी गुप्त, तो इसका उत्तर मुरारी गुप्त हो सकता है। ये इससे जोड़कर देखते हैं क्योंकि नेट में जब प्रश्न आया था अभी हाल ही में तो उसका उत्तर कृष्ण था। कांग्रेस ने प्रथम बार स्वशासन की मांग को अपने प्रस्ताव में, ये सामान्य प्रश्न है, हिस्ट्री पढ़ने वाले लगभग बच्चों को ध्यान होता है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी ने जिसकी अध्यक्षता की थी और स्वराज्य स्वशासन वाली ये जो बात इसमें रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन का एक भाग नहीं था? ये प्रश्न तो ये मैटर तो आपको 10वीं की बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ मिल जाता है। कोर्ट का बहिष्कार बिल्कुल, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बिल्कुल, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, लेकिन नमक कर के भुगतान का बहिष्कार नहीं था। ये आपको देखने को मिलेगा। नमक वाला मुद्दा ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखने को मिलता है क्योंकि स्पेशली वहाँ पर नमक यात्रा निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति में अवध के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य असत्य है? आपको ध्यान हो तो आरपीएससी ने ग्रेड 1 में भी अवध के बारे में प्रश्न पूछा था और इसका मतलब अवध उनका फेवरेट होता जा रहा है। चिनहट के युद्ध में अंग्रेज विद्रोहियों को पराजित किया, बिल्कुल, ये शायद उसमें भी आया था। लखनऊ रेजिडेंसी के निकट हेनरी लॉरेंस, बिल्कुल हेनरी लॉरेंस उसमें मारा गया था। नवंबर 57 में भारत में कंपनी सेना का मुख्य सेनापति आउटरम नहीं था, ये कैंपबेल था, कॉलिन कैंपबेल था, ये आउटरम नहीं था। ठीक है, इसका ठीक उत्तर ये तो 3 नंबर असत्य होगी। लखनऊ आई अंग्रेजी सेना, हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी उसमें, ये बात ठीक है, तो 3 नंबर असत्य होगी। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने, ये प्रश्न आया है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल, आपको पता है 63 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे, कौन? 63 दिन की भूख हड़ताल पर जो जतिन दास बैठे थे, तो उनके बारे में ये बात आ जाती है। जितेंद्र दास 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल पर वो बैठे थे और लगभग 63 दिन तक चली थी और 13 सितंबर 1929 को 13 सितंबर 1929 को उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, 13 जुलाई से 13 सितंबर तक का। और वो जो कैदियों के साथ किए जाने वाला अमानवीय व्यवहार था उसके खिलाफ, और प्रथम लाहौर षड्यंत्र, मुझे पता है जिस भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था 2015 वाली भर्ती, 17 में पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था प्रथम लाहौर षड्यंत्र में तो किन किन आरोपियों को पकड़ा गया था, तो वो लाहौर षड्यंत्र वाली घटना मुझे 1915 में हुई थी जो, तो ये लाहौर जेल वाला ये अब दूसरा आ गया 1929 वाला किस्सा। निम्न में से चटगांव आर्मी रेड से संबंधित प्रश्न आपके सामने है। अब ये जो हैं इसमें 2 आएंगी, 1 और 3, यानी कि 1 नंबर प्रीतिलता वाडेकर, मास्टर सूर्य सेन का नाम जो है चटगांव क्रांति जो 1930 में हुई थी, और मास्टर सूर्य सेन और उनके साथ ही प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त। अच्छा, शांति घोष का नाम किस में आता है? शांति घोष और सुनीति चौधरी ने कोमिला के जिला मजिस्ट्रेट को गोली मार के मारा था, इन्होंने जिला मजिस्ट्रेट की हत्या की थी, इसके साथ सुनीति थी शांति घोष के साथ। और बीना दास का नाम भी आता है, 1932 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक समारोह हो रहा था और बंगाल के गवर्नर को इन्होंने गोली मारने का प्रयास किया था, लेकिन ये असफल रही थी। नेक्स्ट, सविनयावज्ञा आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। नमक पर, अब देखो असहयोग पर भी आ गया, सविनय पर भी आ गया। देखो, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, बिल्कुल किया था। उस समय जो है ये नमक यात्रा थी, विश्व स्तर पर इसको कवरेज किया गया था। यह पहली राष्ट्रवादी गति थी जिसमें महिलाओं ने, सरोजनी नायडू का नाम आप जेल में और ये देखने को यहाँ आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल महिलाओं ने। और 10th की बुक में इसको बड़ा अच्छे तरीके से सीधा ही लिखा है कि पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये D नंबर गलत हो जाती है क्योंकि बिड़ला वगैरह और ये इन्होंने सविनयावज्ञा आंदोलन में गांधी जी का काफ़ी सहयोग किया था।
यानी कि ए बी सी ये बातें जो हैं तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका में बोस्टन हत्याकांड, आपको ध्यान हो तो ये 70 में हुआ था। बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था? 70 में हुआ था। लेकिन ये हुआ क्यों? हुआ था टाउन शेड अधिनियम 5 मार्च 1917 को बोस्टन हत्याकांड हुआ था। लेकिन टाउन शेड, आपको ध्यान हो तो टाउन शेड अधिनियम 1767 के आसपास थे, जिसमें क्या था, ग्लास, कागज, चाय और अन्य वस्तुओं पर नए कर लगा दिए थे, जिसमें कागज और चाय भी था, कागज वगैरह, चाय वगैरह, उन पर टैक्स लगा दिए थे। तो इसके विरोध में आपने देखा होगा बोस्टन हत्याकांड वाली घटना होती है 5 मार्च 1770 में, ठीक है, टाउन शेड अधिनियम के विरोध में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसके नेतृत्व में, ये भी 10th क्लास की बुक में आपको देखने को मिल जाता है, 9th क्लास की बुक में 1917 में रूस में अस्थायी सरकार, ये प्रिंस लवोव के नेतृत्व में बनी थी। और बाद में आपको पता है केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और ये जो दूसरे वाली पार्टी होगी क्रांतिकारियों की, वो केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट करके फिर सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। तो अस्थायी सरकार मार्च 1917 में प्रिंस जॉर्ज लवोव के नेतृत्व में बनी थी। नक्षत्र दिवस में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। 2 नंबर इसकी बात ठीक है। अगर आपको वीडियो अपना कंटेंट ठीक लगे, अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर आगामी 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की बात करूं तो 2 महीने भर में मेरा ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला इंटरव्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको विषय की क्लासें अच्छे से दे दूंगा। अभी इसके जस्ट बाद ग्रेड 3rd के लिए, क्योंकि ग्रेड 3rd के लिए मैंने शैक्षिक प्रबंधन अच्छे से पढ़ा दिया है, आप उसको उतना देख लेंगे तो आपका काम उसमें हो जाएगा। उसके नोट्स जो हैं संतवीर सर टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे, और यहाँ पर आपको कंटेंट मिल ही जाता है हर विषय का, जो भी आप विषय देखें। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1942 को नहीं, 1943 में सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। और सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना ने मोइरिंग में तिरंगा झंडा फहराया था। बिल्कुल, तिरंगा झंडा मोइरिंग, मणिपुर यहाँ पर फहराया था। लेकिन यहाँ आता है एक मेजर शौकत अली का नाम आ जाता है कि मेजर शौकत अली के नेतृत्व में ये सेना आई थी। पहली बात तो ए नंबर तो बिल्कुल ही असत्य है। फिर यहाँ ये हो सकता है कि केवल बी सही की तरफ मैं जाऊँगा, क्योंकि ए नंबर तो सही नहीं है। दोनों गलत वो माने उस संदर्भ में कि ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में नहीं, ये तो क्या है, उनके नेतृत्व में आई थी, मेजर शौकत अली के नेतृत्व में। फिलहाल के लिए मैं बी को सत्य मानूंगा। उम्मीद है आपका पेपर ठीक हुआ होगा, तो आप इनका मिलान कर लें। अन्य पार्ट का प्रयास करूंगा, उनकी भी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो आपको दे दी जाए। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।